हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर के लिए हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत का इतिहास का 7वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसके पहले 6 लेक्चर हम देख चुके हैं। आज जो चैप्टर हम देखेंगे भारत में मजदूरों का आंदोलन। ठीक है, इसमें जो आज पहला चैप्टर इसमें रहेगा भारत में मजदूर आंदोलन। तो 1870 में बंगाल के शशीद पाद बनर्जी ने मजूमदार को एक क्लब स्थापित किया था और 1874 में भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इस पत्रिका का उद्देश्य क्या था? तो मजदूरों को शिक्षित मात्रा करना था। 1890 में एन.एम. लोखंडी ने महोदय मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिससे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। एम.एस. लोखंडी ने दीनबंधु नामक एक अंग्रेजी और मराठी साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। मजदूरों की पहली संगठित हड़ताल कब हुआ था? तो हुआ था 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे में हुई थी। इसके बाद इस समय का एकमात्र समाचार पत्र मराठा जो है तिलक की मिल मजदूरी की शिकायतों के लिए वकालत कर रहा था। 22 जुलाई 1908 को तिलक को 6 वर्ष की सजा होने पर मुंबई की कपड़ा मजदूर लगभग एक सप्ताह तक हड़ताल पर रहे। वह इस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी और बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास मजदूर संघ 1918 में भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। इसके बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद ट्रस्टी शिव दर्शन का भी वर्णन किया था। इसके बाद एटक है, जो एटक एक 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था। ILO की स्थापना हुई थी और भारत इसका सदस्य बना था। उस समय चाहता था कि इसलिए 160 ट्रेड यूनियन ने मिलकर एटक की स्थापना की थी। 1920 में NM जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम सम्मेलन जो मुंबई में हुआ था, की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, जिन्होंने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा है। किसको? साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को। यह मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समर्थित संगठन था। एटक के महामंत्री कौन थे उस समय? तो दीवाना दमन या चमन लाल थे। 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में बीपी वाडिया ने भारतीय मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि एटक की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। ILO के सम्मेलन में MN जोशी ने प्रतिनिधित्व किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1929 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन मतलब ITUF जो है एटक 1929 में एटक में प्रथम विभाजन हो गया था और NM जोशी BP गिरी ने मिलकर इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है? तो एक एटक का दूसरा विभाजन है। 1931 में हुआ जब रणदीवे और देश पांडे ने मिलकर रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद लेकिन 1934 में एटक और एटक का आपस में विलय हो गया और सर्वप्रथम बनी 1938 में इसकी संस्थापना विलय कर लिया गया था। इसके बाद आता है आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस मतलब इंटक। इंटक क्या है? तो 1947 में वल्लभ भाई पटेल और बीबी गिरी ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसमें मजदूरों के पुराने संगठन एटक का विलय कर लिया गया था। और इंटक के पहले अध्यक्ष कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल थे। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी सोवन लाल जोशी द्वारा स्थापित की गई थी। श्रमिक अनुसंधान विभाग कांग्रेस द्वारा स्थापित हुआ। वाकर अली इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, प्रथम औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 और प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1921, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930,
साझेदारी अधिनियम 1932, आजादी के पश्चात साम्यवादी और कांग्रेस विचारधारा से अलग भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस 23 जुलाई 1955 को भोपाल में दत्तोपंत में ठेगड़ी द्वारा की गई। बाद में यह संगठन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल हुआ था। इसका एक प्रश्न है कि आईएलओ जो है कि दूसरे अधिवेशन 1920 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एनएम जोशी। बम्बई कामगार हितवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? बीआरएस के बोले। कामगार किसान पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो श्री अमृतपाल डांगे किए थे। और कानपुर श्रमिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। स्वामी सहजानंद का लोकप्रिय नाम क्या था? नौरंग राय। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय। जवाहरलाल मेहता किए थे। इसके बाद अगला चैप्टर जो आपका है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो भारत में वामपंथी आंदोलन का विकास 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक में प्रारंभ हुआ और आधुनिक उद्योग का विकास प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उपजी परिस्थितियों, रूस की साम्यवादी क्रांति, कामगार असंतोष, किसान आंदोलन, इस सब ने साम्यवाद के विचारों को देश में नींव रखा था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? तो 1920 में मॉस्को में द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मानवेंद्र राय और नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने किया था, लेकिन संपर्क में आए थे। परिणाम स्वरूप 17 अक्टूबर 1920 में मानवेंद्रनाथ ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। आचार्य एम प्रतिवादी भयंकर को इसका अध्यक्ष एवं एम.एन. राय को इसका सचिव बनाया गया था। यह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन इसकी स्थापना भारत में नहीं हुई थी। एम.एन. राय ने 1922 में अवनी मुखर्जी के सहयोग से बर्लिन से वैनगार्ड का ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्र निकाले थे। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब सत्य भक्त ने 1 सितंबर 1924 को कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। घोषणा की कि वे कहा कि राष्ट्रवाद हमारा प्रेरणा स्रोत है। इसके बाद और हमें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने अपनी पार्टी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा है। 25 से 27 सितंबर 1925 तक कानपुर में पहला साम्यवादी कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस आहूत किया गया था, जिसमें इस बात पर विवाद हुआ था कि संगठन का संपर्क जो है वैश्विक कम्युनिस्टों से क्यों नहीं है। सत्य भक्त के नेतृत्व वाला कम्युनिस्ट गुट को अकेला रह गया था और बाद में इस दल में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लोगों ने प्रभुत्व हो गया और उन्होंने 26 सितंबर या 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई और इसका मुख्यालय कानपुर से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सिंगार वेल्लू चेट्टियार थे। लेबर स्वराज पार्टी नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में की गई थी। 1923 में भारत में पहली बार 1 मई को मई दिवस मद्रास में सिंगार बेला चेट्टियार की अध्यक्षता में मनाया गया है। भारत में बढ़ते साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार तुरंत जागरूक हो गई और उसने एक के बाद एक 3 प्रमुख मुकदमों साम्यवादी नेताओं पर दर्ज किए गए थे। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23। एम.एन. राय और कुछ मुस्लिम युवक मॉस्को से प्रशिक्षण लेकर भारत में आए, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और पेशावर षड्यंत्र केस के तहत केस चलाए गए, लेकिन बैरिस्टर अब्दुल कादिर की प्रभावशाली पैरवी के कारण अभियुक्त कम सजा पाकर छूट गए हैं। दूसरा है कानपुर षड्यंत्र केस। पूछता भी है कि कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। इस देश में प्रयासरत नेताओं को 1924 में
सरकार ने गिरफ्तार कर उन पर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया था। एम.एन. राय, अमृत डांगे, नलिन गुप्त, अवनी मुखर्जी, मुजफ्फर अहमद, सिंगार, वेलू चेट्टियार इत्यादि को ब्रिटिश सरकार ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगाया कि यह ब्रिटिश सरकार को हिंसात्मक तरीके से उखाड़ फेंकना चाहते थे। सरकार गुलाम अहमद को सरकारी गवाह बनाने में सफलता रही, अतः नलिन गुप्त, शौकत उस्मानी डांगे और मुजफ्फर अहमद को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33। मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया था। इस कानून के बनने से 1929 में लगभग 31 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत जिन पर मुकदमा चलाया गया उनमें भारतीयों के अतिरिक्त 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्पेट, बेन बैंडले, लेस्टर हिचन्स भी शामिल थे। इसी केस में मुजफ्फर अहमद को आजीवन काले पानी की सजा दी गई एवं 27 अन्य अभियुक्तों को श्रम या सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, कैलाशनाथ कटाजू, M.C. झांगला आदि ने पैरवी की और 1929 को मोतीलाल नेहरू ने इन युवकों को समर्थन में केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड को पत्र लिखकर इन युवकों को छोड़ने की गुहार लगाई। गांधी जी कई बार रोके जाने के बावजूद जेल में बंद इन अभियुक्तों से मिलने गए। गांधी जी कई बार रोके जाने के बावजूद जेल में बंद इन अभियुक्तों से मिलने गए थे। 1934 में भारतीय साम्यवाद दल प्रतिबंध लगा दिया गया, जो 1942 तक लागू रहा। समाजवाद ही क्यों, इस पुस्तक की रचना J.P. नारायण ने की थी। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 1940 में एक क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन किया गया। भारतीय वोल्शुक दल की स्थापना हमदर्द मजूमदार द्वारा 1939 में बंगाल में की गई थी। 1940 में मानेंद्र नाथ राय ने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस तथा सोमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना बंगाल में की। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना अजय घोष, अतीन्द्रनाथ और फणींद्रनाथ घोष द्वारा की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की भूमिका पर साम्यवादियों ने आलोचना की। बोल्शिक लेनिनवाद दल की स्थापना 1941 में अजित राय तथा इंद्र सेन द्वारा की गई थी और सोशल सर्विस लीग 1911 का गठन M.N. जोशी ने किया था। इसके बाद अगला चैप्टर आपका है, इसमें भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास क्या रहा है। पूरे विश्व में समाचार पत्रों का प्रारंभ में सर्वप्रथम इटली के वेनिस शहर में 13वीं शताब्दी में हो चुका था। भारतीय समाचार पत्रों का प्रारंभ यूरोपीय लोगों के आगमन से माना जाता है। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक गुटेनबर्ग बाइबल छापी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में मुंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1766 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोल्सट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीतियों को विरुद्ध अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्र में लिखा था कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से।
जेम्स सिल्क बर्किंघम में कलकत्ता जर्नल का प्रकाशन किया गया। वर्तमान में स्वरूप इसलिए जेम्स सिल्क बर्किंघम को आधुनिक प्रेस का पितामह माना जाता है। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट तथा इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया, एवं दूसरा हिंदू पैट्रियोट था जिसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। 1818 में समाचार पत्र दर्पण का प्रकाशन काशी सेन के संप्रदान में हुआ था। 1818 में मार्समैन द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया। अब भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना से राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। उन्होंने संवाद कुमैदी बुद्धि का चांद 1821 में, मीरात उल अखबार 1822 फारसी का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। 1830 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगदत्त नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र उदंत मातंड है। उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जामे जहानुमा। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। गुजराती भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बम्बई समाचार पत्र। फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मीरातुल अखबार था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन लगातार आरओ या आईओ की कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछता रहता है। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और स्टेटमैन सर्वाधिक उदारवादी था। पायनियर सरकार समर्थक अखबार था। ये सभी पत्र रॉबर्ट नाइट ने निकाले थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया। ये एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। कृष्णदास पाल, जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं, हिंदू पेट्रियाट का संपादन किया गया। लिटन के एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष ने इसे रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तन कर दिया गया था। बंबई के बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। प्रारंभ में केसरी के संपादक कौन थे? आगरकर तथा मराठा के संपादक केलकर थे। उदंत और मातंड 1826 जुगल किशोर शुक्ल भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। इम्पोर्टेंट है। इसका प्रकाशन जो है कोलुटोला कलकत्ता से किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने कलांकार स्टेट प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से राजा रामपला द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान का संपादन किया गया। अब गदर पत्र का प्रकाशन जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए से लिया गया था। प्रारंभ में अंग्रेजी और पंजाबी में प्रकाशित होती थी। अनियमित रूप से हिंदू, मराठी, गुजराती, पश्तो में भी प्रकाशित किया गया था। इसके बाद प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में वेल्जली ने इस प्रेस नियंत्रण एक्ट द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया गया। 1818 में हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया गया, जिसको 1867 के पंजीकरण एक्ट ने पुनः प्रारंभ किया गया था। अनुज्ञप्ति नियम 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। ध्यातव्य है कि इसी अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय
तामीरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रकाश किसी भी छापने की सामग्री को गवर्नर जनरल को देगा और गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह किसी भी लाइसेंस को निरस्त कर दे। जे एस बर्किंघम जो कि एक निर्भीक पत्रकार थे, कंपनी को चुभने लगे और उनको 1823 में इंग्लैंड भेज दिया गया। मेटक आप समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। उसने 1823 के अनुज्ञप्ति एक्ट को समाप्त कर 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिसमें केवल मालिक को प्रकाश के स्थान की सूचना देना होता था। 1867 का पंजीकरण जो है आपका अधिनियम एक आया था। इस एक्ट का उद्देश्य जो है समाचार पत्रों पर रोक लगाना नहीं बल्कि उनका नियम करना था। इसी एक्ट के तहत सलाहकार ने बहावी आंदोलन का एक समय राजद्रोही लेखों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी धारा में 124 ए जोड़ी गई थी। इसके बाद आपका आता है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा का समाचार पत्र अधिनियम 1878। यह एक लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। ये पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में आया था, तो एक्ट लॉर्ड लिटन के समय। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर हस्ताक्षर करवा लिया था, लेकिन कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। इसके तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्रों पर केस दर्ज किया गया था। पायनियर अखबार ने इस अधिनियम का समर्थन भी किया था और इस एक्ट को 1882 में रिपन को वापस लेना पड़ा था। द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में कर्जन द्वारा 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा मुद्रणालयों की संपत्ति को जब्त करने का व्यवस्था, जिनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों से हिंसा भड़काना, हत्या करवाना बढ़ावा मिला था। इस अधिनियम के लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 के सभी क्रूर नियम पुनः लागू हो गया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट से यह भी व्यवस्था 1910 में पता चला कि प्रकाशन जो है 500 से 2000 पंजीकृत शुल्क दिया जा रहा था। समाचार पत्र संबंधित कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य क्या था, तो 1921 में प्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे, जिसकी सिफारिश पर उपरोक्त दोनों एक्ट 1908 1910 समाप्त कर दिया गया। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 है। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से डरकर सरकार भयभीत हो गया था। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया था, जो 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पुनः लागू हो गया। प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947, इसका उद्देश्य क्या है, तो समाचार पत्रों से संबंधित कानून समीक्षा सुझाव देना था। भारतीय प्रेस समर्थक कौन थे, तो बेंटिक, मेटकाफ, मैकाले रिपन थे। और भारतीय प्रेस विरोधी कौन थे, तो बेंजामिन मिंटो, एम्स, कैनिंग लिटन। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनता है आयोग में। इसके बाद उत्तर प्रदेश से निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन थे, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। जैसे समाचार पत्र, उसके बाद स्थान, उसके बाद संपादक कौन थे। जैसे बनारस अखबार जो है, बनारस से स्थापन था इसका, और संपादक कौन थे, शिव प्रसाद। सुधाकर, ये बनारस में स्थान था इसका। तारा मोहन मिश्र थे। इसके बाद हिंदी प्रदीप प्रयागराज बालभट्ट। द लीडर मदन मोहन मालवीय। स्वदेश किसका कहाँ था, तो गोरखपुर, पंडित दशरथ द्विवेदी। सत्यवादी कौन था, तो आगरा में। चनुमर्च फैजाबाद। कल्याण जो है गोरखपुर में। युग निर्माण जो है आपका मथुरा, और भारत बंधु ये था आपका हाथरस में। महात्मा गांधी द्वारा निकाले गए समाचार पत्र कौन कौन से हैं, तो यंग इंडिया किसका है, तो महात्मा गांधी का है। कब आया था, तो 1919 में अहमदाबाद। अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा में भी इसको प्रकाशित किया गया था। इसके बाद नवजीवन गुजराती भाषा में था, ये 1919 में ये साप्ताहिक था। एक बार प्रमुख आधुनिक भारत समाचार पत्र कौन कौन से थे जैसे बंगाल गजट किसका था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का। 1970-80 में कलकत्ता में यह भारत का
पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके बाद बंगाल गजट, एक गंगाधर भट्टाचार्य और हरिश्चंद्र राय थे। कब आया था? तो 1888 कलकत्ता में। प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र, प्रथम बंगाली मासिक तथा भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, जो बाद में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र रहा है। दिग्दर्शन बंगाली जेम्स मार्श मैन थे। 1858 कलकत्ता में प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था। संवाद जो कुमैदी बंगाली राजा राम मोहन राय 1821 में कलकत्ता में था। यह राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्रिका था। उसके बाद आपका आता है जाम ए जहानुमा, किसका? राजा राम मोहन राय 1822 में कलकत्ता में। उर्दू भाषा का समाचार पत्र था ये। इसके बाद मिरातुल अखबार, ये कलकत्ता में 1822 में फारसी भाषा का इसका अनुवाद हुआ था। इसके बाद राजा राम मोहन राय का आता है बंगदूत 1929 में। ऐसे ही आप लोग इसको देख लीजिएगा पूछ करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी लंदन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य उद्देश्य था इसका। युगांतर 1866 में। उसके बाद भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष कलकत्ता, यह हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। वंदे मातरम वरिंद्र घोष थे। अब बिपिन चंद्र पाल 1906 में। वंदे मातरम 1909 पेरिस, लाला हरदयाल, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है आपका। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह प्रार्थी ने बिजौलिया आंदोलन को पूरा भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो उसका था प्रताप, मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी। यह अखबार कानपुर से निकालता था। और विजय सिंह पथिक राजस्थान के बिजौलिया आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। काल बंगावासी और केसरी की किस आलोचना की थी? तो कांग्रेस की। मोहम्मद अली ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? कामरेड हमदर्द। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी कौन सी थी? तो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई 1905 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 1935 तक 4 समाचार पत्र एजेंसी की स्थापना की थी। पहला जो था राइट 1807 में, दूसरा एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया एक्ट जो 1905 में हुआ था, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927 में, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934 में। प्रमुख समाचार पत्र जो है आज जो उत्तर प्रदेश से निकलता था, जिसका प्रकाशन किसने किया था? बर्किंघम। राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध से किस पत्र का प्रकाशन किया गया? समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित तथा कोलकाता से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह पत्रिका 1822 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। समाचार पत्र चंद्रिका को संपादक भवानी चरण बंदोपाध्याय, पहले संपादक कुमैदी के संपादक थे। वहां जब उनका राजा राम मोहन राय के विचारों से मतभेद हो गया तो उन्होंने समाचार पत्र चंद्रिका पत्रिका आरंभ कर दिया था। डॉन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने 1917 में। एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र न्यू इंडिया का पूर्व नाम क्या था? तो मद्रास स्टैंडर्ड। मतलब मद्रास में एनी बेसेंट ने मद्रास स्टैंड को खरीदकर उसका नाम न्यू इंडिया कर दिया गया था। इसके बाद आपका भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था? तो सर्वप्रथम 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी व फारसी का अध्ययन होता था। 1784 में अंग्रेजी विद्वान विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथ डंकन द्वारा 1791 में वाराणसी हिंदू कानून व दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1818 में दिल्ली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्रीरामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया और बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया गया था।
1813 के एक्ट में भारत में शिक्षा के वास्तविक प्रयास प्रारंभ हुए। इस एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए दिए गए थे। बिशप कॉलेज की स्थापना 1818 में कलकत्ता में डॉक्टर मिडल्टन ने की थी। राजा राम मोहन राय ने हमस्टर्स को पत्र लिखकर संस्कृत के बजाय वैज्ञानिक शिक्षा पर बल देने की सलाह दी। फलस्वरूप डेविड हेयर और सर हाइड्स की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने स्वयं कलकत्ता में एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में इंडियन एकेडमी कहलाया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1784 में अंग्रेज विद्वान विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। विलियम जोन्स इस संस्था के अध्यक्ष भी थे। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? पाश्चात्य अध्ययन को बढ़ावा देना और अतीत में लिखे जा चुके भारतीय गौरव ग्रंथों को अनुवाद कर दुनिया के सामने लाना था। इसी सोसाइटी ने विल्किंसन द्वारा 1784 में भगवत गीता और 1787 में हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। विलियम जोन्स ने स्वयं 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया और इसके पश्चात गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद में 1792 में किया गया था। इसी संस्था अनुस्मृति का अनुवाद ए रिकॉर्ड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से भी किया गया था। 1952 में इसका नाम क्या रखा गया था? एशियाटिक सोसाइटी रख दिया गया था। ठीक है। इसके बाद आपका आता है शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। मैकाले के अनुसार सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण क्षण शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया, परंतु मैकाले ने इसी सिद्धांत पर काम किया था। मैकाले स्मरण पत्र क्या था? तो 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने स्मारक लेखक मैकाले मिनट पेश किया और पश्चात भाषा में शिक्षित किया गया था। मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की आलमगारी या आलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान किया गया था। मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 में स्वीकार किया और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का माध्यम बना दिया। आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च पर इसी माध्यम से लाए गए। इसके बाद आपका आता है 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण डलहौजी के समय प्रारंभ हुआ। 1853 चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रबंधन किया गया था। इस कमेटी ने व्यापक स्तर पर सिफारिश दी, जिसमें 100 अनुच्छेद थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये पूछता है वुड डिस्पैच सिफारिश महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी पत्र पर पहली बार वुड डिस्पैच में प्रावधान किया गया। लंदन यूनिवर्सिटी स्थान पर कलकत्ता, मद्रास, बंबई में यूनिवर्सिटी की स्थापना का सुझाव। माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देसी भाषा हतोत्साहित न हो। उच्च पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की नियमित पद्धति की स्थापना की। गांव में देसी पाठशाला एवं जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले जाए। अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया था। हंटर कमीशन 1882 से 83 के बीच में पूछता भी हंटर कमीशन कब आया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में आया था। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग में 8 भारतीय समेत 20 सदस्य थे। प्रमुख सिफारिशें कौन कौन थी? तो प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा को उपयोगी विषय में हो, या व्यवसायिक शिक्षा की वकालत 10वीं में प्रवेश परीक्षा हो, या नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग बनाया गया हो। इसके बाद रैली कमीशन 1902 में हुआ था। कर्जन ने मैकाले की देसी भाषा विरोधी शिक्षा नीति की आलोचना की और 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। इस आयोग में भारतीय सैयद हुसैन
बिरग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी शामिल थे। इस आयोग को सिर्फ विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव देना था। प्रमुख सिफारिशें क्या थे? विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण हो। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारत पारित किया गया था। भारत में शिक्षा महानिदेशक की प्रथम कर्जन के समय ही हुई और इस पद का सर्वप्रथम HW ऑरेंज ने यह पद ग्रहण किया था। 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1913 सरकारी प्रस्ताव किया था। प्रत्येक भारत प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जाए। 1913 ईस्वी सरकारी प्रस्ताव को में दे दिया जाए। बड़ौदा मध्य रियासत द्वारा 1906 में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होने के सबसे लेते हुए प्रांतीय सरकारों को समाज के निर्धन वर्ग हेतु निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का निर्देश दिया गया। सैंडल आयोग 1917 से 19 के बीच में था। सरकार ने माइकल सैंडल के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन का आयोग बनाया था। सैंडल आयोग ने आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन बर्नी को भारतीय सदस्य बनाया था और इसका आयोग में 1904 की विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए सिफारिश दी थी। प्रमुख सिफारिशें क्या क्या था इसका? तो इंटरमीडिएट कक्षाएं यूनिवर्सिटी से पृथक हो। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एक कुलपति नियुक्त हो। अब माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए और स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रावीणिक की उपाधि के लिए अलग पाठ्यक्रम होनी चाहिए। इस सुझाव को सबक लेते हुए मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सैंडलर के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जो शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गया। हार्टोग समिति 1929 में, फिलिप हार्टोग की सलाह पर 1929 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्यता की आलोचना की गई। इसके बाद एक आता है आपका वर्धा योजना 1937। गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में शिक्षा पर लिए गए अनेक लेख तथा वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन अनेक प्रकार की शिक्षा पर प्रस्तुत हुई योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना कहा गया। इसके बाद आपका आता है सार्जेंट योजना 1944। इसमें क्या है? तो 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन तत्कालीन शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना की गई थी जो 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष की सीनियर स्कूल की व्यवस्था की जाए। और यूजीसी का गठन कब हुआ था? तो यूजीसी का गठन देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूजीसी का गठन जो है आपका 1948 में राधा कृष्णन आयोग ने किया था। विश्वविद्यालय में 180 दिन का शैक्षणिक सत्र करने का अनुशंसा की गई थी। शिक्षा को समर्थित सूची में रखा जाए। उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य थे। कौन कौन से? सामान्य शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और संस्कारित शिक्षा। इसी आयोग की अनुशंसा से 1953 में यूजीसी का गठन किया गया जिसे 1956 में संसद के कानून द्वारा एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया है। अब प्रतिशत से बढ़ाकर 2000 ईस्वी तक 56% तक करना था। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2021 की घोषणा की गई है। इसको जल्द ही अभी भारत सरकार लागू करेगा। ठीक है, कई कई राज्यों में लागू हो चुका है, तो आप लोग इसके हिसाब से चलिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।